हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स एंड एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकती है अलग अलग सोर्सेस से, जैसे डेट से फाइनेंस अरेंज कर सकती है, इक्विटी से अरेंज कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके फाइनेंस अरेंज कर सकती है। अब कभी भी किसी से पैसे लेंगे, किसी का भी कोई असेट लेंगे, सोचो किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उस पर किराया देना पड़ता है। इस तरीके से किसी से मनी ले रहे हो, उसका मनी है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे डेट पे इंटरेस्ट जाता है, इक्विटी पे इसी तरीके से इक्विटी डिविडेंड जाता है, या प्रेफरेंस पे प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, बट इक्विटी का कुछ फिक्स नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जो इक्विटी की कॉस्ट है वो सारे एनालिस्ट को एक ही मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। डेट सिंपल फंडामेंटल कि भैया रिडीमेबल है तो ये, इरिडीमेबल है तो ये। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिंपल, फिक्स डिविडेंड है यार, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, रिडीमेबल है तो ये, इरिडीमेबल है तो ये। इक्विटी का ऐसा सीन ही नहीं है, वो तो होते ही इरिडीमेबल है लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन डिफाइंड नहीं है, कुछ फिक्स ही ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी की। तो हेंस इट इज सेड दैट इक्विटी की कॉस्ट असरटेन करना is the most critical and most difficult because no single model is acceptable to all the analysts। तो इसीलिए बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटरमाइन करने के लिए लेते हैं। फिर साथ में ये तो सारे एक्सटर्नल फाइनेंस हो गए, डेट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इंटरनल फाइनेंस भी तो होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है, रिटेन अर्निंग्स। तो ये जो रिटेन अर्निंग्स होती है उसकी इम्प्लिसिट या इंप्लाइड कॉस्ट होती है। क्या कि अगर हम रिटेन कर रही कंपनी, अगर वो रिटेन ना करती, डिस्ट्रीब्यूट करती है एज डिविडेंड्स, तो शेयर होल्डर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसको इन्वेस्ट करता और लेट्स से हमारी कंपनी के शेयर्स और खरीदता, तो उसको उसकी क्या रिटर्न मिलती, क्या एक्सपेक्टेशन होती उसकी। तो उस हिसाब से उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों सोर्स ऑफ फाइनेंस की डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट होती है उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, और जो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट या इंप्लाइड कॉस्ट कहा जाता है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स है। आइए एक एक करके जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वन बाय वन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट। डेट को एक फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन देनी है, लेकिन डिपेंड करता है डेट जो है वो रिडीमेबल भी हो सकता है, इरिडीमेबल भी हो सकता है। इरिडीमेबल को परपेचुअल डेट भी कहते हैं कि भैया कभी पैसे वापस नहीं करने, प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी रिटर्न्ड नेवर टिल लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी की लिक्विडेशन वैसे ही परपेचुअल सक्सेशन मान के चलते हैं, तो कभी उनकी पेमेंट नहीं करनी, अज्यूमिंग कि वो कभी डिफॉल्ट नहीं करती कंपनी। ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या है, डेट अगर परपेचुअल या इरिडीमेबल डेट है तो उस केस में क्या जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा एनुअली बस। और कंपनी जो इनिशियल प्रोसीड्स ले लेगी उसको हम लोग नेट प्रोसीड्स कह देते हैं। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी से इज, वी से इंटरेस्ट इज एनुअल कॉस्ट, लेकिन नेट प्रोसीड जो कंपनी को मिल रहा है वो उस पैसे को यूज करने के लिए, उस फंड्स को यूज करने के लिए कंपनी जो है इंटरेस्ट पे कर रही है। लेकिन इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस इन आवर कंट्री। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो है टैक्सेशन, इनकम टैक्स आज के डेट में आ ही गया है सब जगह पे। दुबई में भी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 9% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो कंपनी को जो इनकम टैक्स लगता है, इंटरेस्ट इज अलाउड एज एन एक्सपेंस इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। जब ये इनकम टैक्स लगता है तो इंटरेस्ट इज अ वैलिड एक्सपेंस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 - t अपॉन एनपी। यहां पर क्या है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो कंपनी अगर अभी फंड्स रेज कर रही है, एक्सटर्नल फाइनेंस अरेंज कर रही है, तो नेट प्रोसीड्स इज इश्यू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। लेट्स से अगर अभी फाइनेंस नहीं अरेंज कर रही, पहले से कर रखा है और रिन्यूएबल परपेचुअल रेट है और आज कॉस्ट निकालने को बोल रहा है, तो हम मार्केट प्राइस डिनोमिनेटर की तरह लेंगे। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट, नेट प्रोसीड्स अगर, तो वंस अगेन अगर तो ये फ्रेश इशू हो रहा है तो इशू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ये लेना है हमने। अगर पास्ट का इशू ऑलरेडी हो चुका है तो नेट प्रोसीड्स ली जाएगी मार्केट प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इफ एनी, और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ही नहीं दी हुई तो सिर्फ मार्केट प्राइस।
इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रिडीमेबल डेट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं? I इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाय 2, इस तरीके से निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। इंटरेस्ट जो है टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, आरवी माइनस एनपी जो है, ये टेक एन एग्जांपल, आप 98 रुपीज लेके 108 रुपीज वापस करने वाले हो 10 साल बाद, तो हर साल का आपका ये भी खर्चा हो गया। क्या खर्चा हो गया? 10 रुपीज का खर्चा 10 साल का, तो हर साल का खर्चा 1-1 रुपया, तो ये जोड़ दो। और फिर एवरेज फंड्स कितने यूज कर रहे हो भाई, यहां पर भी आप फंड जो है नेट प्रोसीड्स यूज कर रहे हैं तो कभी वापस ही नहीं करना। ये है नेट प्रोसीड्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइड बाय 2, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, कई कंट्रीज में क्या होता है, ये जो रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का डिफरेंस है, उसमें भी टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपने डिस्काउंट ऑन इशू किया, हमारे देश में नहीं टैक्स डिडक्टेबल। प्रीमियम रिडम्पशन देंगे, हमारे देश में ये वाली चीजें जो है इनकी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। ठीक है जी। तो जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम टैक्सेबल नहीं होता, प्रीमियम रिडम्पशन टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, डिस्काउंट इंश्योरेंस टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता हमारे देश में। इंटरनेशनली जो है कई कंट्रीज में प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस, इसी तरीके से डिस्काउंट इशू को राइट ऑफ कर सकते हैं, तो वहां जो है इसमें इनटू 1 माइनस टी आ जाता है। फिर तो ये हमारे देश के लिए नहीं है, बट नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो आई में भी 1 माइनस टी, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन में भी 1 माइनस टी है, तो दोनों में जो है टैक्स सेविंग होगी अपॉन एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाय 2। फिर गाइस, कॉस्ट ऑफ डेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से भी निकाला जा सकता है। ये जो है इसको अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं, वैसे जो अभी आपने पढ़ा रिडीमेबल डेट का। अब रिडीमेबल डेट का अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट एज पर YTM मेथड, यील्ड टू मैच्योरिटी, या DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग कहते हैं IRR का जैसा कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही कहते हो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जिस रेट पे आएगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बेसिकली क्या है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो कंपनी को आज क्या मिल रहा है, नेट प्रोसीड्स, तो ये उसका कैश इनफ्लोज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब उसने पे क्या करना है, उसने पे करना है इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होगी तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ले लो, वो कैश आउटफ्लोज है। साथ में फिर रिडीमेबल वैल्यू हो सकता है लमसम में दो, हो सकता है इंस्टॉलमेंट में दो। लमसम में दो तो लमसम की प्रेजेंट वैल्यू, इंस्टॉलमेंट में दो तो उसकी इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर इंटरेस्ट जो पे करना है नेट ऑफ टैक्स, प्लस जो भी हमने रिडीमेबल वैल्यू देनी है, चाहे लमसम में देनी है या इंस्टॉलमेंट में देनी है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू, करंट नेट प्रोसीड्स के बराबर आ जाए, वो हमारा डिस्काउंट रेट जो है, वो हमारा IRR जैसे निकालते हैं आप इन कैपिटल बजटिंग, वैसे आप जो है, तो ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल पढ़ते हैं ओनली आफ्टर यू हैव स्टडीड कैपिटल बजटिंग, तो ईज रहती है। तो केडी यहां पर क्या है, कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ रेलिवेंट कैश फ्लोज, जैसे IRR निकलता है वैसे ही। ठीक है जी। YTM इसलिए इसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। आप लोग जो बॉन्ड वैल्यूएशन एक्सेट्रा में जो है, ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन AFM में पढ़ते हो, इन सब चीजों को पढ़ोगे एज द केस में भी। YTM जिसे कहते हैं हम लोग, तो IRR कैपिटल बजटिंग में जैसे पढ़ते हैं, तो YTM इज द रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंडेड रेट, जिस पे कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वेट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या है भैया, जो नेट प्रोसीड्स मिल रही है कंपनी को नई इशू के केस में, अगर एग्जिस्टिंग है तो करंट मार्केट प्राइस ले लो, एज द केस में भी एग्जिस्टिंग इशू ऑलरेडी का निकाल रहे हो तो। अगर लमसम में पे करना है तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लेके लमसम रिडीमेबल वैल्यू, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना, जहां इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू। आज का नेट प्रोसीड जो है या मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मेन इनकी डिस्काउंटिंग करनी है। या फिर अगर आपका लमसम में ना होके आपको जो है लमसम की जगह रादर देन लमसम आपको इंस्टॉलमेंट में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। इनफ्लोज तो वही है, नेट प्रोसीड्स इन केस ऑफ न्यू इशू या करंट मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग नेट प्रोसीड्स या P0 व्हाटएवर। और फिर यहाँ कैश आउटफ्लोज में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स प्लस प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट। बस अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, वो निकाल लोगे आप। फिर बारी आती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, KP जिसे हम लोग कहते हैं। तो KP कैसे निकालोगे, D/NP, जैसे वहां I था, इंटरेस्ट आपको टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है तो I इंटू 1 माइनस टी लेते हो, वहां इंटरेस्ट जाता है, यहाँ डिविडेंड जाता है, वहां टैक्स सेविंग होती है, यहाँ नहीं होती है, तो वहां I 1 माइनस टी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टी है। वहां पर भी रिडीमेबल या परपेचुअल में नेट प्रोसीड्स है डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, भाई ये पैसा यूज करने के लिए ये पे करना है, तो अकॉर्डिंगली नेट प्रोसीड्स अगेन, अगर नया इशू है तो इशू प्राइस नेट ऑफ लिटिगेशन कॉस्ट, पुराना
ऑलरेडी इशूड था तो मार्केट प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट आज का मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट आज की नहीं दी हुई सिर्फ मार्केट प्राइस ले लो, खत्म हो गई बात। फिर अगेन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय एनपी प्लस आरवी डिवाइड बाय 2। अगेन फंडामेंटल क्या है, वही चीज है, जैसे इंटरेस्ट टैक्सेबल एक्सपेंस होता है तो आई वन माइनस टी हो जाता था, यहाँ डी फिक्स डिविडेंड डी होगा सीधा, कोई टैक्स सेविंग तो होगी, वन माइनस टी तो होगा नहीं, इसमें वो वन माइनस टी तो नहीं होगा, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन। इस तरीके से आप जो है इसको एनुअली जैसे वहां अमोर्टाइज कर रहे थे वैसे यहाँ अमोर्टाइज कर दो, होल डिवाइड बाय कितना पैसा ऑन एन एवरेज यूज कर रहे हो। अगला बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वाईटीएम मेथड या आईआरआर मेथड, डीसीएफ मेथड, जो मर्जी कह दो। अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या है, जो नेट प्रोसीड्स आज मिल रही है, ठीक है जी, तो आपने क्या कहना है, केपी वो डिस्काउंट रेट है आईआरआर वाला, वो वाईटीएम जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वेट्स विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या है, जो आज नेट प्रोसीड्स मिल रही है या मार्केट प्राइस जो भी है, आज की नेट प्रोसीड जो मिल रही है या करंट मार्केट प्राइस, ठीक है जी, नेट प्रोसीड्स एनपी या पी जीरो। फिर आउटफ्लोज क्या है, जो फ्यूचर में डिविडेंड दोगे, और रिडीमेबल वैल्यू जो होगी इनकी प्रेजेंट वैल्यू, तो एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू। हो सकता है लमसम में दो, हो सकता है इंस्टॉलमेंट में दो। अगर इंस्टॉलमेंट में देना है, नंबर ऑफ ईयर्स में देना है, तो उस केस में भाई इनफ्लोज तो वही है, नेट प्रोसीड्स या करंट मार्केट प्राइस, एनपी या करंट मार्केट प्राइस। और आउटफ्लोज में क्या है गाइस, आउटफ्लोज में आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, साथ में प्रिंसिपल की जो भी इंस्टॉलमेंट जानी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, ठीक है जी, तो प्रेफरेंस डिविडेंड्स आपका रिड्यूसिंग पे हो जाएगा भाई हर साल, जैसे डेट भी जो है अगर प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा, प्रेफरेंस शेयर पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अगर पैसे वापस करते जाओगे कम होता जाएगा, तो उसके पहले 100 रुपए पे था, फिर 80 पे है, फिर 60 पे है, फिर 40 पे है, फिर 20 पे है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके हिसाब से रिड्यूसिंग वाला लेते जाओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, केई का आज तक एक मॉडल डिसाइड नहीं हुआ कि भाई कौन सा मॉडल पसंद करें, क्योंकि बात क्या है, जितने मुंह उतनी बातें, तो इसमें वन ऑफ द मॉडल ओल्डेस्ट मॉडल वाज डिविडेंड यील्ड मॉडल या डिविडेंड प्राइस मॉडल। इसमें क्या होता है, के इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस, लेकिन फर्स्ट चॉइस क्या होती है, हमें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। अभी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन तो यह है कि वो मार्केट प्राइस देगा और डिविडेंड रिसीव करेगा, लेकिन कंपनी के परस्पेक्टिव से कंपनी के हाथ में नेट प्रोसीड्स आती है, तो फर्स्ट चॉइस अगर आपको नेट प्रोसीड्स दी हुई है, विल टेक इश्यू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, नहीं दी हुई मार्केट प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, नहीं दी हुई सिर्फ करंट मार्केट प्राइस, डीपीएस अपॉन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट, फिर इसी तरीके से अर्निंग यील्ड या अर्निंग प्राइस मॉडल, अगेन ईपीएस अपॉन एमपीएस, लेकिन एमपीएस ये इक्विटी शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग फर्स्ट चॉइस लेते हैं नेट प्रोसीड्स। अगेन वही चीज है, इश्यू प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं पता, मार्केट प्राइस नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं पता, मार्केट प्राइस एज द केस में। तो ये क्या है, ये एक छोटे इन्वेस्टर की सोच कि भैया मुझे कांस्टेंट डिविडेंड मिलेंगे, ये जीरो ग्रोथ मानता है, कोई ग्रोथ नहीं होगी, डीपीएस कांस्टेंट रहेगा फॉरएवर, ठीक है जी। और कंपनी को आज जितना भी पैसा मिल रहा है उसके रिलेशन में कितना डिविडेंड, कंपनी को आज कितना पैसा मिल रहा है उसके रिलेशन में पूरी अर्निंग्स को भी आप जो है देख सकते हैं, एज द केस में भी ये बड़े इन्वेस्टर्स की सोच है। देन कम्स डिविडेंड रेशो, प्राइस रेशो प्लस ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल भी आप इसे कह सकते हो। गॉर्डन आपने दिया था, मायरन गॉर्डन साहब ने बोला था कि इक्विटी शेयरहोल्डर की एक्सपेक्टेशन इज डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, डी वन अपॉन पी जीरो डिविडेंड यील्ड प्लस जी कैपिटल ग्रोथ। लेकिन फिर अब अगेन हम तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को क्या मिलता है, नेट प्रोसीड्स, तो डी वन अपॉन एनपी फर्स्ट चॉइस होगा आपका, नहीं दिया हुआ तो पी जीरो लेना, मार्केट प्राइस नाउ एज द केस में भी, प्लस जी ये कैपिटल ग्रोथ हो गया। अच्छा, डी1 कैसे कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप निकाल सकते हो, डी1 होता है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड टू बी पेड आउट ऑफ करंट ईयर एक्सपेक्टेड अर्निंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो डी जीरो इंटू वन प्लस जी कर सकते हो कि भाई लास्ट ईयर की अर्निंग्स में से लास्ट ईयर के एंड पे या इस साल के बिगिनिंग में डिविडेंड दिया होगा, उसे डी जीरो कहते हैं। डी जीरो इंटू वन प्लस जी करके आप जो है डी1 निकाल सकते हो, या ई इंटू वन माइनस वी, ई इज एक्सपेक्टेड अर्निंग जो है आपकी, इंटू वन माइनस बी, बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो, और जी निकलता है कैसे, बी इंटू आर। भाई अगर कंपनी रिटेन करेगी, बी रिटेंशन करेगी, तभी वो ग्रो करेगी। कैसे, क्योंकि इनका एक अजम्पशन था दैट नो एक्सटर्नल फाइनेंस कैन बी अरेंज्ड फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपने फ्यूचर में करनी वो सिर्फ इंटरनली जनरेटेड फाइनेंस से अरेंज होगी, तो रिटेंशन से होगी, और रिटेंशन को आप आर पे इन्वेस्ट करोगे, आर स्टैंड्स फॉर आईआरआर ऑफ द कंपनी या आरओई ऑफ द कंपनी, व्हाटएवर यू मे से। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई कह दो, आरओई या आईआरआर फॉर द कंपनी, कंपनी इक्विटी शेयरहोल्डर के लिए कितने रिटर्न कमा रही है। D0 is dividend just paid या dividend paid at the beginning of the year, या लास्ट ईयर की अर्निंग्स में से जो डिविडेंड दिए थे लास्ट ईयर के एंड पे या इस साल के बिगिनिंग में,
और E इज एक्सपेक्टेड अर्निंग्स फॉर द करंट ईयर, B इज रिटेंशन रेशियो, या आप 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कह सकते हो। P0 is market price of equity share at the beginning of the year and G stands for growth rate of the company या growth rate in dividends। growth rate जो है, G जो है, गॉर्डन साहब ने ऐसा माना था डिविडेंड्स का जो ग्रोथ रेट है उसी रेट से कंपनी का मार्केट प्राइस भी ग्रो होगा, उसी रेट से कंपनी की अर्निंग्स भी ग्रो होंगी, तो सभी का ग्रोथ रेट जो है सेम होगा। तो अगर आपको एक दिया हुआ है मार्केट प्राइस दैट इज कैपिटल ग्रोथ, तो अगर कोई भी एक दिया हुआ है सब में सेम ग्रोथ रेट होगा एज द केस में भी। फिर बारी आती है ग्रोथ रेट डिटरमाइन कैसे कर सकते हो। एक तो बी इंटू आर हो गया, एक पास्ट ईयर्स के बेसिस पे भी निकाल सकते हो आप, जो है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर तो निकालते ही हो, ये तो उनके अजम्पशंस के हिसाब से था गॉर्डन साहब के। ऑल्टरनेटिवली क्या होता है, आप भाई पीछे कितना डिविडेंड दिया था, ग्रो के अभी लेटेस्ट डिविडेंड बन गया, तो उस हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हो ग्रोथ रेट, ऐसे निकाल सकते हो 1 डिवाइड बाय जी रेस्ट पावर n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी जीरो। इस तरीके से कहने का मतलब क्या है भाई, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जी रेस्ट पावर n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी जीरो, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, ये डीएनएस जो बेस कई साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जितने भी साल बोलेगा उस हिसाब से कि भाई ये डिविडेंड दिया था एंड सो ऑन। फिर रियलाइज यील्ड अप्रोच, ये काफी कम यूज होती है बट जो है पता होनी चाहिए। ये इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है जो उसने पास में रियलाइज किया था। क्या रियलाइज किया था, एक तो उसने लास्ट ईयर कुछ ना कुछ डिविडेंड कमाया होगा, साथ में जो भी कैपिटल ग्रोथ है P1 माइनस P0, तो D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, ये उसने इन्वेस्टमेंट की, ये उसने डिविडेंड्स कमाया, रेवेन्यू रिटर्न, ये उसने कैपिटल ग्रोथ कमाई। तो ये तो एक साल वाला केस है कि भाई 1 ईयर में बंदे ने पैसे रिकवर कर लिया, एक साल में शेयर बेच दिया। अगर एक से ज्यादा साल हो तो उस केस में अगर बंदे ने शेयर खरीदा और बहुत साल बाद जाके उसे बेचने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आईआरआर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम कहते हैं वो डिस्काउंट रेट, वो आईआरआर, वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पर कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या होंगे, डिविडेंड्स एंड एक्चुअल मार्केट प्राइस जो एट द टाइम ऑफ सेल होगी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू द करंट जो उसने मार्केट प्राइस पे कर रहा है टू परचेज द शेयर, amount invested to purchase the share. So once again PVCO is equal to PVCI, present value of cash outflows is equal to present value of cash inflows। ये IRR है, ये कैपिटल वेस्टिंग के बाद ही आप इस चीज को पढ़ते हो। Then comes capital asset pricing model। ये जो है 3 लोगों को क्रेडिट दिया जाता है, सबसे ज्यादा 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। एक मर्टन मिलर साहब थे, ठीक है जी, एक जो है हैरी मार्कोविट्स थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीएपीएम को डेवलप करने में लास्ट में इन दोनों की थ्योरी को बेस लेके जो डेवलप किया था वो किया था विलियम शार्प ने। तो तीनों को मिला के नोबेल प्राइज अवार्ड ऑफ इकोनॉमिक्स मिला था कि सीएपीएम जैसी इक्वेशन बना दी। ये क्या बताती है, ये कहती है हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ये है कि भैया रिस्क फ्री तो मैं गवर्नमेंट के आरबीआई के टी बिल भी खरीद लूं, ट्रेजरी बिल्स भी खरीद लूं तो मुझे मिल जाएगा, तो रिस्क फ्री रिटर्न से मुझे ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं, तो मेरे को रिस्क उठा रहा हूं, रिस्क उठा रहा हूं। तो मार्केट कितना कमाती है एक्स्ट्रा, ईआरएम माइनस आरएफ को मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहा जाता है। मार्केट कितना एक्स्ट्रा कमाती है, टेक एन एग्जांपल, मार्केट कमा रही है 15% और रिस्क फ्री रेट, भैया रिस्क फ्री 5% तो मुझे विदाउट एनी रिस्क आता है, तो मुझे 5% से तो ऊपर ही चाहिए। कितना ऊपर चाहिए भाई, मार्केट कितना प्रीमियम या एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रही है, मार्केट कमा रही है लेट्स से 10% एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट। तो मार्केट जो है अपने रिस्क की वजह से 10% एक्स्ट्रा कमा रही है या प्रीमियम कमा रही है। अब हमारा बीटा कोफिशिएंट निकाला जाता है, बीटा कोफिशिएंट या मार्केट सेंसिटिविटी ऑफ द शेयर कैपिटल असेट जो मर्जी कह दो, ये निकलता है टाइम्स में। ये क्या बताता है, हमारा रिस्क, हमारी सेंसिटिविटी, हमारी डेविएशन, हमारी मूवमेंट, मार्केट की डेविएशन, मार्केट की मूवमेंट में मार्केट के रिलेशन में कितने गुना है। तो अगर 2 टाइम्स है मींस 2 बीटा है, 3 टाइम्स 3 गुना है, 0.5 आधा है मार्केट के रिलेशन में। रिस्क फ्री एसेट का बीटा, बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज 0, बीटा ऑफ मार्केट इज 1 एंड बीटा ऑफ किसी भी इक्विटी शेयर का कैन बी एनीथिंग, एनी फिगर, बट थियोरेटिकली जो है वो पॉजिटिव ही होता है कि बीटा जो है पॉजिटिव होता है थियोरेटिकली। नाउ बीटा कोफिशिएंट कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, कि हमारी डेविएशन, हमारी सिक्योरिटी की डेविएशन या मूवमेंट मार्केट के रिलेशन में मार्केट के डेविएशन के कितने गुना है।
जैसे अगर मार्केट का लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा बीटा लेट्स टेक एन एग्जांपल 2 है, ठीक है जी। हम मार्केट में लेट्स से 20% स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सिंप्लिसिटी के लिए 40% कहता हूं और मार्केट से रिलेशन 1 कह देता हूं, तो हमारा जो मूवमेंट है या डेविएशन है मार्केट के 2 गुना है, 2 टाइम्स है। तो बीटा को टाइम्स में निकाला जाता है बट सिर्फ 2 लिख दिया जाता है एज द केस में भी। अब ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीएपीएम इक्वेशन है, जिसे कि हम लोग सिक्योरिटी मार्केट लाइन एसएमएल कहते हैं। ये यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई हेलो, जैसे जैसे आपका रिस्क या बीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ती जाएगी। ये यहां से शुरू होता है रिस्क फ्री रेट से। 0 बीटा अगर है आपका तो रिस्क फ्री रेट तो फिर भी आना चाहिए भैया। आपको रिस्क फ्री रेट तो विदाउट एनी रिस्क इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए, और जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलनी चाहिए। हायर द रिस्क हायर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये रिस्क प्रीमियम आपको तभी मिलेगा जब रिस्क लोगे, अगर रिस्क नहीं लोगे, रिस्क फ्री होगा तो सिर्फ रिस्क रिटर्न एक्सपेक्ट करो। बट जैसे जैसे आपका बीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रिटर्न जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयरहोल्डर की वो बढ़ती जाएगी। दिस इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है जी। ये जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज 1 बीटा, तो हम क्या देते हैं दिस इज लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ दिस इज 1 बीटा तो हम क्या देते हैं दिस इज मार्केट रिस्क प्रीमियम एमआरपी। और हमारा के जो है कुछ भी फिगर हो सकता है, तो बीटा इंटू ईआरएम माइनस आरएफ इज ये हमारा रिस्क प्रीमियम ऑफ द कैपिटल एसेट या ऑफ द शेयर, ऐसे करके निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग की इम्प्लिसिट या इंप्लाइड कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या हम लोग जिसे कहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर पर्सनल कैपेसिटी में अगर कहीं इन्वेस्ट करता, इक्विटी शेयर होल्डर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कहीं इन्वेस्ट करता तो वो क्या कमाता? तो इक्विटी शेयर होल्डर जो भी इन्वेस्ट करता वो मार्केट प्राइस पे खरीद पाता, तो आप नेट प्रोसीड्स नहीं लोगे। माइंड यू, जैसे आपने ये जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं, टेक एन एग्जांपल, पहला मॉडल बोलता हूं डिविडेंड यील्ड मॉडल। डिविडेंड यील्ड मॉडल में आप क्या कर रहे थे? डीपीएस अपॉन एनपी नहीं, के आर ई निकालोगे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकालोगे, तो डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर निकालोगे। वैसे कुछ लोग यहां पर अगर लेट्स से करंट का इशू प्राइस भी बता देता है, कई लोग वो भी ले लेते हैं, बट मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है मार्केट प्राइस लेना। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूं। रीजन बीइंग, भाई अगर लेट्स से फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी आ रहा है, बाद में पब्लिक ऑफर भी आ रहा है, हो सकता है हमें ना मिले, हो सकता है हम लोग पब्लिक ऑफर में जो है मार्केट से शेयर खरीदना चाहे, हो सकता है हमें ना मिले। तो अकॉर्डिंगली दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं ये शेयर खरीदना चाहूँ तो मैं ना खरीद पाऊं। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मैं मार्केट प्राइस दूंगा, मुझे डिविडेंड चाहिए। या केआरई अगर आपने निकालना है अर्निंग यील्ड मॉडल से, तो ईपीएस अपॉन एमपीएस, मैं मार्केट प्राइस दूंगा, मुझे अर्निंग्स चाहिए। इसी तरीके से केआरई अगर निकालोगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से, तो D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय P0 मार्केट प्राइस पर शेयर नाउ प्लस G दैट इज कैपिटल ग्रोथ रेट। और सीएपीएम से तो यही निकलेगा के ई इज इक्वल टू के आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम को जो है आप ई आर एम माइनस आर एफ भी कह सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो के आर ई सेम मॉडल से निकलेगा जैसे आप निकालते हो, और डिविडेंड जो है रियलाइज यील्ड भी इसी तरीके से निकलेगा जैसे निकल रहा है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, सेम मॉडल लगाओ जिस मॉडल से आपने कैलकुलेट किया था। बस याद रखना कि अगर आप मार्केट प्राइस वहां एनपी डिनोमिनेटर लेते हो तो कंपनी इशू करती है शेयर्स, उनको फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च होती है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस डिनोमिनेटर लेना है। अगर कभी किसी सवाल में किसी केस में आपको पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ शेयर होल्डर दिया हुआ है, ब्रोकरेज या कमीशन रेट दिया हुआ है कि अगर शेयर खरीदे तो क्या होगा, तो के आर ई कैसे निकलता है, के ई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। यहां के ई क्या है, यहां के ई है इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, दैट इज डीपीएस अपॉन एमपीएस या डी1 अपॉन पी0 प्लस जी या ईपीएस अपॉन एमपीएस जो भी है, या सीएपीएम से आरएफ प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ये जो है कई क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर या डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब अगर लेट्स से एग्जांपल इक्विटी शेयर होल्डर कहता है भाई मुझे 20% रिटर्न चाहिए, मैं अगर शेयर खरीदता हूं मुझे 20% रिटर्न चाहिए, तो कंपनी कहती है ठीक है, तो भाई मुझे रिटेन अर्निंग पे भी 20% रिटर्न चाहिए। हेलो, अगर हम आपको ये शेयर्स अगर हम कंपनी रिटेन ना करती, अगर ये अर्निंग डिविडेंड की तरह बांटती, तो आपको डिविडेंड वाज अ टैक्सेबल इनकम, इज अ टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। एंड लेट्स से पर्सनल टैक्स ऑफ शेयर होल्डर, टीपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल इनकम टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर। लेट्स से पर्सनल इनकम टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज 20%। तो भैया शेयर होल्डर तुम जो है, तुम्हें अगर 1 रुपया भी बांटते तो तुम घर लेके जा पाते 80 पैसा। तो बंदा कहता है चलो 80 पैसा का ही 20% दे दो, मुझे 16% रिटर्न चाहिए।
कंपनी कहती है नहीं, तुम फिर अगर इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, हमारी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ब्रोकरेज आपको देनी पड़ती 1% भी देनी पड़ती, 1%, लेट्स से ब्रोकरेज चल रही है तो 1% ब्रोकरेज देनी पड़ती, तो उस हिसाब से यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू द ब्रोकरेज कमीशन एज वेल एज पर्सनल इनकम टैक्स ऑफ द शेयर होल्डर। तो के ई इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी करके आप के आर ई निकाल सकते हो। फिर बारी आती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गाइस आप कैसे निकालते हो? केओ इज इक्वल टू केडी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस केपी इंटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस के इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस के आर इंटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये वेट्स जो हैं बुक वैल्यू भी निकल सकते हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स भी ले सकते हैं अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग कैपिटल की कॉस्ट निकाल रहे हो। लेकिन अगर कंपनी के एडिशनल कैपिटल जो कंपनी ने अभी रेज करना है, नॉट येट रेज्ड है, तो उस केस में हमारे जो वेट्स लगते हैं वहां हम लोग लगते हैं टारगेट वेट्स। टारगेट वेट्स किस केस में लगते हैं गाइस? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल मींस जो एडिशनल फंड्स रेज करने हैं, मार्जिनल फंड्स रेज करने हैं, तो उस केस में हमारा केओ निकालते समय या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते समय हमने टारगेट वेट्स लेके चलने हैं। टारगेट या डिजायर्ड वेट्स हमें क्वेश्चन में दिए होंगे। नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले पैटर्न ऑफ रेजिंग मार्जिनल फंड्स कि भाई किस टारगेट वेट्स के हिसाब से आपने फंड्स अरेंज करने हैं, कितना कितना अमाउंट किससे अरेंज करना है। टेक एन एग्जांपल, आपको जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 लाख रुपए चाहिए। आप कहते हो भाई मैं इक्विटी और डेट दोनों से अरेंज करूंगा 50-50, 50%, 50%। तो 5 लाख यहां से आ जाएगा, 5 लाख यहां से आ जाएगा। अब इसमें से भी आपका रिटेन अर्निंग कितना अवेलेबल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा, और लेट्स से डेट भी जो है आपके दो तरह के हो। एक 2.5 लाख रुपए का पहला डेट है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, एक 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला अगला 2.5 लाख होगा। तो आपने क्या करना है, रिटेन अर्निंग की लेट्स से 16% कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट लेट्स से 18% है। अक्सर इक्विटी की कॉस्ट रिटेन अर्निंग से ज्यादा होती है, सेम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट से इक्विटी की कॉस्ट कभी कम नहीं हो सकती। के ई कैन बी इक्वल टू के आर ई, कैन बी मोर, बट के ई कैन नेवर बी लेस देन के आर ई। तो आपने पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस या मार्जिनल फंड्स टारगेट वेट्स के हिसाब से कितना कितना फंड्स कहां से अरेंज करना है वो देख लो। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस निकाल लो कि मार्जिनल फंड्स अरेंज करेंगे तो डेट इक्विटी प्रेफरेंस जितना जितना जहां से अरेंज करना है तो उसका मार्जिनल फंड्स का के डी, के ई, के पी, के आर ई वॉट एवर मार्जिनल फंड्स का निकाल दो। फिर निकालो ब्रेकिंग पॉइंट्स। ब्रेकिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द पॉइंट जहां की हमारा चीपर सेगमेंट ऑफ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एग्जॉस्ट हो जाता है। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से अब ये 10% डेट है, ये कहां एग्जॉस्ट होगा? ये 10% डेट, मैं 2.5 लाख रुपए का 10% डेट अरेंज कर सकता हूं और मेरा वेट ऑफ डेट कितना है 50%। कहने का मतलब ये वाला डेट जो है मेरे 5 लाख रुपए के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खत्म हो जाएगा। तो मेरा टोटल 2.5 लाख रुपए, टेक एन एग्जांपल, डिवाइड बाय वेट ऑफ सोर्स 0.5, तो ये जो है ये हमारा एग्जॉशन ऑफ चीपर सेगमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा और फिर मुझे महंगा वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस लेना पड़ेगा। इसी तरीके से रिटेन अर्निंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास 1.5 लाख है, 1.5 लाख हम लोग अरेंज कर सकते हैं रिटेन अर्निंग, और इक्विटी शेयर कैपिटल से हमें 3.5 लाख लेना पड़ेगा, 3.5 लाख। तो ये कब खत्म होगा? 1.5 लाख जो हमारा रिटेन अर्निंग का अमाउंट है, इसकी एग्जॉशन कब होगी? जब आप डिवाइड बाय वेट ऑफ इक्विटी 0.5, वेट ऑफ इक्विटी 0.5 है, 3 लाख के टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपका रिटेन अर्निंग एग्जॉस्ट हो जाएगा। 5 लाख पे 10% डेट, सस्ता वाला डेट खत्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने जो भी अमाउंट ऑफ चीपर सेगमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यूमुलेटिव अमाउंट, उसको वेट ऑफ दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस से डिवाइड करके आपने ब्रेकिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिटवीन ब्रेकिंग पॉइंट्स। टेक एन एग्जांपल, अब यहां हमने निकाला पहला 0 से लेकर 3 लाख, पहले 3 लाख की कॉस्ट, फिर 3 से लेकर 5 लाख, अगले 5 लाख की कॉस्ट, और टोटल आपको 10 लाख चाहिए तो एडिशनल लास्ट 5 लाख की कॉस्ट। पहले 3 लाख में क्या क्या आएगा? रिटेन अर्निंग आएगा जिसकी कॉस्ट 16% है, और डेट आएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसकी केडी इज 5%, दूसरे वाले की केडी इज 7%, तो इसके पोस्ट टैक्स केडी, तो इसका केडी जो है, डेट जो है एज द केस में भी पहले हम सस्ता वाला लेंगे, रिटेन अर्निंग लेंगे। यहाँ पे के आर ई हमारी इतनी है और के ई हमारी कितनी है, के ई नहीं, के डी वाला सस्ता वाला डेट कौन सा है? पहले सस्ता वाला डेट के डी लेंगे 5% वाला। अब क्या होगा? 3 लाख के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भाई 1.5 लाख रिटेन अर्निंग से आएगा, 1.5 लाख रुपए 15%, 5% वाला के डी वाले डेट से आएगा। तो ये हमारा 3 लाख पे ही एग्जॉस्ट हो गया। तो एडिशनल 2 लाख, नेक्स्ट 2 लाख में अभी भी 1 लाख रुपए का 5% डेट और मिल जाएगा, लेकिन अब इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ज्यादा है,
18%। तो आपने क्या करना है, ब्रेकिंग पॉइंट्स की रेंज में आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी, एडिशनल कॉस्ट कि भाई पहले 3 लाख की कॉस्ट, फिर अगले 2 लाख की कॉस्ट, फिर अगले 5 लाख की कॉस्ट, और फिर ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द एंटायर फंड्स निकाल सकते हो। देन कम्स करंट यील्ड, जैसे आप डिविडेंड यील्ड निकालते हो डीपीएस अपॉन एमपीएस शेयर्स के केस में, इसी तरीके से आप करंट यील्ड निकाल सकते हो डेट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर्स वगैरह के केस में। तो ये क्या है, जैसे वहां था डीपीएस अपॉन एमपीएस, इसी तरीके से यहां क्या होगा, आई अपॉन मार्केट प्राइस पर डिवेंचर या मार्केट प्राइस पर बॉन्ड। तो जैसे करंट यील्ड मींस 1 साल का यील्ड, 1 साल का रिटर्न, तो 1 साल का डिविडेंड्स इन रिलेशन टू मार्केट प्राइस, जैसे वहां डिविडेंड यील्ड निकलता था, यहां करंट यील्ड निकलता है 1 साल की एनुअल इंटरेस्ट इनकम, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर, बॉन्ड, व्हाटएवर इज द केस। देन फिर कम्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल बॉन्ड है। इरिडीमेबल बॉन्ड या डिवेंचर का जो है किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, वेरी सिंपल है भाई। जैसे आप क्या करोगे, आप कहोगे मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर्स की। कॉन्सेप्ट वही है, देखो आप जैसे केडी निकाल रहे थे, केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन जो भी है एनपी या मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर। अब क्या है, लेट्स से इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, ये क्या है इंटरेस्ट, और ये क्या है मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू, आई अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड या डिवेंचर होल्डर्स। फिर अगर रिडीमेबल बॉन्ड है तो इसकी डीसीएफ मेथड लगता है, डिस्काउंट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, दिस इज आल्सो डीसीएफ। परपेचुअल के केस में ऐसे ही तो निकालते हैं, एनुटी डिवाइड बाय आर, ए डिवाइड बाय जो भी आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या के व्हाटएवर इज देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उससे डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। इस तरीके से यहां पर लेट्स से डिवेंचर या बॉन्ड है 5 साल के हैं, 5 साल में जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस रिडीमेबल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, इनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप परपेचुअल या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कैसे निकालोगे, सेम डिविडेंड्स अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो दिस इज डिविडेंड्स, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीवेबल इन परपेचुइटी, वही ए डिवाइड बाय आर या ए डिवाइड बाय जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एनुटी डिवाइड बाय दिस, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देन कम्स रिडीमेबल में क्या होगा, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट था या फ्यूचर डिविडेंड हो जाएगा, और रिडीमेबल वैल्यू तो रिडीमेबल वैल्यू ही है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू। देन कम्स इक्विटी शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसमें डिपेंड करता है, अगर आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है या जीरो ग्रोथ मॉडल है, तो जैसे आप निकाल रहे थे केई इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस, अब इसको वहां खोपचे में ले जाओ, एमपीएस को यहाँ, केई को यहाँ, तो डीपीएस अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज से डीपीएस अपॉन केई। अभी फिर दूसरा आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में कैसे निकाल रहे थे, अगर कांस्टेंट ग्रोथ है गॉर्डन मॉडल के हिसाब से कैसे निकाल रहे थे, के इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी, इसको वहां ले जाओगे तो के ई माइनस जी इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो, और फिर फाइनली पी जीरो को यहां ले जाओगे और के ई माइनस जी को नीचे ले जाओगे तो क्या आएगा, पी जीरो या करंट मार्केट प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, इस तरीके से निकाल सकते हो। पर अगर आपके एबनॉर्मली ग्रो करेंगे डिविडेंड्स कुछ साल, फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएंगे, भाई एबनॉर्मल ग्रोथ है तो उस केस में गॉर्डन साहब ने कहा जितने साल एबनॉर्मल ग्रोथ है उतने साल का डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू ले लो, एंड एट द एंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ जो भी मार्केट प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। तो यहाँ डीसीएफ मेथड से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल ड्यूरिंग एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड प्लस फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस फंडामेंटल। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिस करने पे और अच्छे से होता है। ठीक है गाइस, that's all for cost of capital. Take care. God bless.